हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे अबाउट आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए और आरएनए को आइसोलेट करना क्यों ज़रूरी है, सो दैट कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में इन्हें स्टडी के लिए यूज़ कर सकें। अब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, और ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट कहाँ होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सपोज ये सेल है और सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। Some organisms having a cell wall for the extra protection. So isolate करने के लिए न्यूक्लिक एसिड को ऐसे ऑर्गेनिज्म से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ता है, और सेल वॉल को ब्रेक किया जाता है वाया एंजाइमेटिक मेथड और मैकेनिकल प्रोसेसेस का यूज करके। फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए जो मेथड यूज किया जाता है उसका नाम है फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड। फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड एक लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड है। Extraction of DNA and RNA on the basis of their solubility in these immiscible solutions. DNA और RNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी solubility के बेसिस पे इन immiscible solutions है। जो फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म है ये immiscible solutions हैं और दोनों ही लिक्विड हैं, सो इट इज अ लिक्विड एक्सट्रैक्शन मेथड। अब हम बात करते हैं कि solubility क्या होती है। We all know solubility means like dissolve like, polar में dissolve होगा एंड non polar में dissolve होगा। Let's discuss what is immiscible solution. Immiscible solution मतलब two non-mixing solutions. So in this centrifugation tube, we having phenol and the chloroform. अब हम प्रिंसिपल की बात करेंगे कि ये प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है। फिनोल की हाई डेंसिटी है, सो ये लोअर फेज में प्रेजेंट है एंड क्लोरोफॉर्म इज इन द अपर फेज। फिनोल ऑर्गेनिक फेज रिप्रेजेंट कर रहा है एंड क्लोरोफॉर्म एक्वस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डीएनए डिसॉल्व हो जाता है क्लोरोफॉर्म के अंदर या वाटर के अंदर। जब भी हम न्यूक्लिक एसिड में से हम डीएनए का आइसोलेशन करेंगे तो हमें डीएनए इस फिनोल क्लोरोफॉर्म के इमिसिबल सॉल्यूशन में हमें क्लोरोफॉर्म के अंदर हमारा डीएनए मिलेगा, जो भी हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। सो द डीएनए फाउंड इन द एक्वस फेज, नॉट इन द ऑर्गेनिक फेज, जस्ट बिकॉज डीएनए डिसॉल्व हो जाता है लाइक सॉलिबिलिटी के बेसिस पे डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया जाता है बाय यूजिंग फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस। ये डिटेल प्रोसीजर नहीं है जैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि हमने कितना बफर बनाया या कितनी हमने क्या क्या चीजें ली। ये सिर्फ एक बेसिक है कॉन्सेप्ट वाइज कि हम मेन पॉइंट्स पे हम करते क्या है, डिटेल प्रोसीजर नहीं है ये। सो फर्स्ट वी होमोजेनाइज द सेल और टिश्यू। जिस भी टिश्यू से या हमें सेल से हमारा आइसोलेट करना है डीएनए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें होमोजेनाइज कर लेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। इक्विपमेंट्स जो हमारे वो स्टेराइल होने चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप इज सेलुलर लिसिस। सेल को ब्रेक किया जाएगा सो दैट कि न्यूक्लिक एसिड निकल सके। और सेल ब्रेकेज कैन बी डन बाय द डिटर्जेंट और लाइसोजाइम। इन द नेक्स्ट स्टेप वी यूजिंग चिलेटिंग एजेंट, दैट इज EDTA. EDTA chelates the DNA. DNA is negatively charged and EDTA is positively charged, so it chelates the DNA. It means कि इसके अराउंड प्रेजेंट हो जाएगा डीएनए के अराउंड। इन द नेक्स्ट स्टेप हम प्रोटीनेज एजेंट यूज करेंगे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन, दैट इज प्रोटीनेज के। प्रोटीनेज के का यूज किया जाता है हम जस्ट बिकॉज कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, सो दैट प्रोटीन ब्रेक हो जाए और हम सेपरेट कर सकें हमारे डीएनए को। आफ्टर प्रोटीनेज के वी use phenol chloroform for the extraction. Now in the phenol chloroform our DNA isn't present in the chloroform as on the basis of its solubility. In the next step alcohol precipitation is done, and after that we redissolve the DNA in the buffer. Mainly we uses PE buffer for the storage purpose. And why we are using buffer? Because buffer resists change in pH. Nucleic acid having DNA and RNA, these both are the nucleic acid. If we want to isolate RNA, we apply DNAs to the nucleic acid solution so that DNAs will break the DNA, and in the solution we having RNA and we can isolate that RNA. And if we want to isolate DNA, we use RNAs. RNAs will break the RNA, and in the solution of that nucleic acid we can isolate DNA. अब हम बात करते हैं आरएनए आइसोलेशन की। इन द आरएनए आइसोलेशन वी यूज आरएनएज इनहिबिटर सो दैट आरएनए को क्लीव करने की प्रॉपर्टी इनहिबिट की जा सके। जस्ट बिकॉज आरएनएज इज
यूबिक्विटस इन नेचर। अगर हम आरएनएस इनहिबिटर नहीं अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि जो हम आरएनए आइसोलेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी क्लीव कर दिया जाए ड्यू टू द आरएनएस एक्टिविटी। So we use RNA inhibitor, that is diethyl pyrocarbonate. And in the RNA isolation, we need a trizole, provides acidic medium, and trizole containing guanidinium thiocyanate. Suppose this is a centrifugation tube having phenol, that is organic phase, in the lower side and the chloroform is on the upper side. ट्राइजोल प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम, एंड एसिडिक मीडियम इसलिए ज़रूरी है सो दैट कि जो हम आरएनए आइसोलेट करेंगे वो अपर एक्वस फेस में रह सके, एंड अदर जो प्रोटीन्स हैं जो कि ब्रेक किए जाएंगे बाय द प्रोटीनेज के एंड द डीएनए वो लोअर ऑर्गेनिक फेस में या इंटरफेस इन बिटवीन फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म रह सके। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स आरएनए के आइसोलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आरएनए आइसोलेशन के स्टेप्स बिल्कुल सेम होते हैं डीएनए आइसोलेशन के जैसे, बट आरएनए आइसोलेशन के अंदर हम आरएनएस इनहिबिटर का यूज करते हैं और इसमें ट्राइजोल मीडियम का यूज किया जाता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आरएनए आइसोलेशन वी ट्रीट द रिएजेंट विद द आरएनएस इनहिबिटर सो दैट आरएनएस की प्रॉपर्टी को इनहिबिट किया जा सके। Here we use RNase inhibitor, that is diethyl pyrocarbonate. In the next step, we homogenize the cells and tissue at 4 डिग्री सेल्सियस। जो भी सेल्स से हमें आइसोलेट करना है हमारा आरएनए, हम उन सेल्स को होमोजेनाइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द होमोजेनाइजर। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप सेलुलर रिलीसिस, सेम प्रोसेस होगा जैसा कि डीएनए आइसोलेशन में था। अब सेल को ब्रेक किया जाएगा विद यूजिंग डिटर्जेंट और लाइसोसाइन सो दैट कि न्यूक्लिक एसिड जो है, जो कंटेंट है वो बाहर आ सके उस पर्टिकुलर सेल से। इन द नेक्स्ट स्टेप वी यूज प्रोटीनेज एजेंट, दैट इज प्रोटीनेज के, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन, एंड विद प्रोटीनेज के आरएनए सॉल्वेंट इज आल्सो यूज्ड, दैट इज गुआनिडियम थायोसाइनेट। प्रोटीनेज की जो है प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। आफ्टर दैट वी यूज फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन सो दैट कि जो भी हमारा डीएनए और जो प्रोटीन है वो लोअर ऑर्गेनिक फेस में रहे या इंटरफेस पे प्रेजेंट रहे, और जो आरएनए है वो अपर क्लोरोफॉर्म फेस में हमें देखने को मिलेगा। आफ्टर फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन अल्कोहल से प्रेसिपिटेट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम रीडिजॉल्व कर देंगे उस आरएनए को बफर के अंदर, और बफर जो है पीएच को कांस्टेंट रखता है, चेंज नहीं होने देता। सो आरएनए हमारा आइसोलेट हो चुका है। अब आरएनए तो 3 टाइप के होते हैं, दैट इज एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। सो अब हमें एमआरएनए को अगर आइसोलेट करना हो इस टोटल आरएनए से, तो हम यूज करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एमआरएनए की हमें प्रॉपर्टी पता है, एमआरएनए की स्ट्रक्चर पता है, दैट इज 5 प्राइम कैपिंग एंड 3 प्राइम पे पॉली ए टेल्स प्रेजेंट होती है। सो एमआरएनए की इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम टोटल आरएनए से एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज करके। सो हम डिस्कस करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज कैसे किया जाता है एमआरएनए को प्योरीफाई करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए। सपोज ये हमारा कॉलम है, mRNA having 5 प्राइम कैप एंड पोली ए टेल एट द 3 प्राइम एंड। सो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है कि एफिनिटी शो होनी चाहिए किसी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे कि एडेनिन एफिनिटी शो करता है थाइमिन के साथ एंड ग्वानिन एफिनिटी शो करता है साइटोसिन के साथ। सो इसी एफिनिटी की प्रॉपर्टी का यूज करके हम mRNA को आइसोलेट करेंगे टोटल आरएनए से। सो कॉलम के अंदर हमने सेल्यूलोज के साथ ओलिगो डीटी सीक्वेंस अटैच कर। आफ्टर दैट इस कॉलम के अंदर हम एंट्री करवाएंगे डिफरेंट साइज के ट्रांसक्रिप्ट की आरएनए के। अब ये डिफरेंट साइज के ट्रांसक्रिप्ट टोटल आरएनए में से है, तो ये एमआरएनए भी हो सकता है, राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है, मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है और ट्रांसफर आरएनए भी हो सकता है। सो आफ्टर द एंट्री वी नो दैट बेस पेयरिंग और बॉन्डिंग के लिए, जैसे कि रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज होता है और कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स, Mg2 पॉजिटिव। सो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हम इन विट्रो कर रहे हैं। जब डिफरेंट साइज के ट्रांसक्रिप्ट एंट्री करेंगे इस कॉलम के अंदर, सो जिन की एफिनिटी इस कॉलम के साथ लगे ओलिगो डीटी से होगी वो उस ओलिगो डीटी से अटैच हो जाएंगी। और इस ओलिगो डीटी से कौन ही अटैच होगा? एमआरएनए होगा, जस्ट बिकॉज एमआरएनए की 3 प्राइम पे पॉली ए टेल्स है। और एडेनिन एफिनिटी शो करेगा ओलिगो डीटी थाइमिन से। सो यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन का बॉन्ड बन जाएगा। सो बाइंडिंग हो जाएगी एमआरएनए की इस कॉलम के ऊपर लगे ओलिगो डीटी से। ये Mg2 पॉजिटिव की जब हम हाई कंसंट्रेशन देते हैं तो बाइंडिंग होती है एडेनिन की थाइमिन के साथ और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ। और अगर हम कंसंट्रेशन Mg2 पॉजिटिव की लो कर देंगे
सो एडेनिन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी थाइमिन के साथ और ना ही ग्वानिन की हो पाएगी साइटोसिन के साथ, जस्ट बिकॉज रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज के साथ सॉल्ट भी चाहिए होता है। सो जब हम हाई Mg2 पॉजिटिव देंगे तो जो mRNA है वो तो कॉलम के अंदर ही रहेगा, जस्ट बिकॉज वो तो अटैच हो चुका होगा थाइमिन के साथ। सो जो एक्सट्रैक्ट आउट होगा इस कॉलम से, जो इस कॉलम से रिलीज होगा, वो क्या होगा, नॉन पॉली ए टेल। वो आरएनए की टेल्स जहाँ पे एडेनिन नहीं है, नॉन पॉली ए टेल्स राइबोसोमल आरएनए भी एल्यूट आउट हो जाएगा और टीआरएनए भी एल्यूट आउट हो जाएगा इस कॉलम से। दीज आर वॉश्ड आउट ऑफ द कॉलम। अब जब सारे आरएनए रिलीज आउट हो चुके हैं, सो अब एमआरएनए जो कि बाउंड फॉर्म में है कॉलम के अंदर, अब हम उसे कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे या उसे हम कैसे इल्यूट आउट करेंगे इस कॉलम से, बाय प्रोवाइडिंग लो कंसेंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव, सो दैट कि अब उनकी एफिनिटी या उनकी बाइंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी एडेनिन और थाइमिन की, सो एमआरएनए इल्यूट आउट हो जाएगा कॉलम से। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।